नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कासगंज की, जहां एक निजी ट्रामा सेंटर की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस ट्रामा सेंटर में एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन लगातार इस ट्रामा सेंटर की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला को लेकर के इस ट्रामा सेंटर में पहुंची थी, जिसके बाद यहां पर जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। तो खबर कासगंज से है, जहां जच्चा बच्चा की मौत के बाद निजी ट्रामा सेंटर की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। घटना सोरो कोतवाली इलाके के नगरिया की है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव की आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला को ट्रामा सेंटर लेकर आई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल में 50,000 रुपए जमा किए थे, जिसके बाद महिला को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था, लेकिन 1 घंटे के बाद ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल संचालक और आशा के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर किस तरह से यहां पर जो है क्या कुछ वजह थी जच्चा बच्चा की मौत की, ये यहां पर बड़ा सवाल है। साथ ही साथ नजरें पुलिस की कार्यशैली पर भी रहेंगी कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की जांच करती है। डिप्टी साहब, ये जो आज नगरिया में जो जच्चा बच्चा खत्म हुआ, क्या पूरा मामला है? इसकी सूचना मिली थी। कोई रेखा नाम की महिला है जिसका शायद 7वां बच्चा था, उसकी डिलीवरी हुई तो उसकी महिला की मौत हो गई है। तो क्या है ये जो ट्रामा सेंटर यहाँ खुले हुए हैं, इनके बारे में बताइए कि क्यों खुल रहे हैं इतने और क्या है इनका नियम? ये तो सब ये अवैध है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हमारे यहाँ, ना इसकी कोई सूचना थी। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? कार्रवाई FIR होगी। नाम कैलाश है सर। कैलाश, बताओ क्या हुआ था? मेरे यहाँ पे आशा मित्र से जबरदस्ती लेके आई कि मैं आपका यहाँ पे सही हिसाब से डिलीवरी करवा दूंगा। फिर क्या हुआ? अच्छा, तो इन्होंने मुझसे 50,000 यहाँ ले लिए थे। 50 लेने पे मेरी बहू की या समझ स्थिति खराब कर दी इन्होंने, मरी जान के छोड़ी। तो अब बोले ऐसा है रेफर कर दो, और 30,000 फिर वहाँ ले लिए। कहाँ से फिर क्या हुआ? वहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो गई, और तो मैं लेके चला गया अपने घर। बच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गए? हाँ, दोनों ही खत्म हो गए। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां दरअसल बारिश ने एक और नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी ओर जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए बेहतर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बारिश के बाद जो किसान हैं उनकी फसल अच्छी होगी। वहीं एक तरफ नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। यूपी के कई इलाकों में रविवार को बारिश हुई। शाहजहांपुर में हुई बारिश से जहां एक और नगर निगम की पोल खुलती दिखी, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल के लिए यह बारिश अच्छी मानी जा रही है। गेहूं और गन्ने की फसल के लिए इस बारिश को फायदेमंद बताया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसे ही 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है तो किसानों की फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर इस बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल दी है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर बात अगर किसानों की करें तो किसानों की फसल के लिए ये बारिश अच्छी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बारिश के बाद जो किसानों की फसल है वो लहलहा उठेगी। लेकिन अगर बारिश तेज होती है या फिर जो बारिश का सिलसिला है वो अगले 2-3 दिनों तक चलता है, तो ज्यादा बारिश से किसानों की फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर नगर निगम के दावों की बात करें तो नगर निगम लगातार ये दावे करता रहता है कि यहाँ पर सड़कें दुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी धान के लिए है, गेहूं के लिए है, गन्ना के लिए है, और जो हरी भरी फसल जो है इसके सबके लिए है। मसूर के लिए नहीं है, सरसों के लिए नहीं है। अच्छा, और अगर पानी बरसता तो क्या और नुकसान होगा? क्या होगा? और नुकसान कछु नहीं कर भैया, नुकसान नहीं होगा? नहीं हुई कछु। गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत फायदा बा। तो इससे कोई भी फसल को नुकसान नहीं है, नुकसानदेह कोई फसल को नहीं है, क्योंकि जो पाला बीच बीच में गिरा तो ये जो पानी बारिश जो हो गई है तो इसके लिए ये बहुत लाभदायक है। कौन सी फसल? जैसे कि रबी है और क्या नाम मसूर है
और क्या नाम जो है जो लेट लपाट सरसों बो रखी है उसके लिए, जो सरसों के लिए जो इसमें तैयार है, सरसों के लिए लाई के लिए हानिकारक है। गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद जी जी जी, गेहूं के लिए फ़ायदेमंद है, मसूर के लिए भी फ़ायदेमंद है और बाकी जो अन्य फसलें हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, केवल लाही को छोड़ के। ये देर रात से कब तक संभावना है? हाँ देखिए, अब 2-4 दिन संभावना रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर नीचे के लोलैंड वाले खेत हैं और उनमें कोई ऐसी आलू या कुछ ऐसी सब्जी बो रखी हैं तो वहाँ जल निकास की व्यवस्था करें। गेहूँ में भी अगर ज़्यादा जल भराव हो जाता है तो उसको भी निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। गन्ने में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गन्ने में केवल इतना ध्यान रखना है कि जो चीनी मिलों के क्रय केंद्र हैं अगर निचले स्थान पर हैं जहाँ जल भराव की संभावना बनती है वहाँ गन्ने का स्टॉक न करें। गन्ने की चुलाई ऊंचे स्थानों पर ले जाकर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो गन्ना ख़राब हो सकता है जिससे गन्ने की रिकवरी प्रभावित हो सकती है। ये बरसात जो है चीनी मिलों के लिए, किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए मुफीद रहेगी, अच्छी रहेगी, ऐसी संभावना है। जालौन में प्रशासन गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं वो गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। कोंच ब्लॉक में एसडीएम और बीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया है। तो जालौन में प्रशासन गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। दरअसल कोंच विकासखंड में एक कार्यक्रम के दौरान इमलौरी गांव के लोगों ने गौशाला में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम और बीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं, जिसके बाद एसडीएम और बीडीओ ने ग्रामीणों को 1000 रुपए देकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव यहां कभी देखने तक नहीं आते हैं। तो गौशाला में अव्यवस्था यहां पर पाई गई है, जिसके बाद जो एसडीएम और बीडीओ हैं उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जो वहां पर ग्रामीण थे उन्हें इस व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसडीएम और बीडीओ के निरीक्षण के बाद जो हालात हैं उनमें कितना बदलाव देखने को मिलता है। जी छोटू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। पुष्पेंद्र जी, क्या समस्या है गौशाला के लेकर? अभी क्या समस्या है आपको? गौशाला में ना ही खाने की व्यवस्था है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था है, और भी जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे बोरिंग है, खाने के लिए सब व्यवस्था है, लेकिन इस गौशाला में ग्राम इमलौरी में ना पानी की व्यवस्था है, ना ही बोरिंग है कुछ। आज आपके गांव में एसडीएम साहब और बीडीओ महोदय आए थे, तो आपने उनसे क्या कहा? आज हमने उनको समस्या से अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। बोले जब तक व्यवस्था का निस्तारण नहीं हो जाता है जब तक आप इसमें कुछ करवाइए। 1000 रुपए किसने दिए? एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब ने अपनी तरफ से। हाँ। अभी उन्हीं के सामने देखा है कि आपके बगल में खेत हैं, खेत में अन्य जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाँ, तो इन्हें मतलब खोलना पड़ता है पानी पिलाने के लिए। हाँ। तो ये अगल बगल के खेतों में नुकसान करती हैं। पानी की व्यवस्था ही नहीं है ना। अच्छा, अभी जो भीषण ठंड पड़ रही है तो इसमें अलाव की कोई व्यवस्था है इसमें? ना अलाव की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है इस गौशाला में। अच्छा, इस गौशाला को कोई देखता है कि कोई भी नहीं देखता है। गाँव के जो लोग हैं, जो आस्था है, वही लोग आ जाते हैं, पानी पिला देते हैं, वो भी 5-6 दिन तक ये प्यासी बनी रहती है। अच्छा, सचिव आते नहीं है क्या? नहीं, ना सचिव आते हैं ना प्रधान आते हैं। सर, आज आपने ग्राम इमलौरी की गौशाला का निरीक्षण किया, सर क्या कुछ पाया? इसमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। वीडियो साहब भी हैं, बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर हो जाए, तब तक के लिए यहाँ पास में पानी भरा हुआ है। गाँव वालों को कुछ पैसे दे दिए गए हैं कि अपना स्वयं सेवा करते रहे अपना। सर, कुछ देखने को मिल रहा है कि किसानों के खेतों में फसल चल रहे हैं, जानों किसान परेशान हो रहे हैं। हाँ, गौशाला तो बनाई गई, 1-2 निकल जा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन व्यवस्था यहाँ ठीक है। फेंसिंग है, शेड लगा हुआ है, पानी पीने का भी है, रेलोरी भी बनी हुई है, तिरपाल भी लगा है। पानी पीने की यहाँ समस्या है जी, गाँव वालों ने बताया है। तत्काल में हमें 1000 रुपया दे दिया गया है कि इसमें देखते रहें, बगल में पानी भरा है, तालाब में पिलाते रहें। 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पानी व्यवस्था हम लोग। सर, अपने अधीनस्थ वीडियो साहब को क्या दिशा निर्देश दिया आपने? पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा है, वीडियो साहब बताएं, खत्म कर लेंगे। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के जेवर और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चोरी करने के बाद जब ये चोर मौके से फरार हो रहे थे तो उस दौरान सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। फरार होते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। तो सीतापुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लहरपुर थाना इलाके का है, जहां चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी करने के बाद फरार होते बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक कस्बे के मोहल्ला कटरा निवासी मोइन खान के घर पर चोरों ने उस वक्त धावा बोला जब पूरा परिवार आराम से सो रहा था। इसी दौरान बदमाश बाहर की दीवार से घर में दाखिल हुए। चोरों ने घर से 7 से 8 तोला सोना, करीब 3 तोला चांदी और 6,000 रुपए कैश की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी डायल 112 और कस्बा चौकी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो चोर थे जब वो मौके से जा रहे थे तो उस वक्त जो पास में एक दुकान पर सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें उनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। आपको बता दें कि लहरपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आज सुबह 3:30 और 4 के बीच में लगभग कितना सामान गया है? लगभग जो है 7 से 8 तोले सोना गया है और 250-300 ग्राम चांदी की फाइल थी जो हो गई है। 5-6 हज़ार कैश थे। अच्छा, लगभग कितना अनुमान लगाते हैं कितना लगभग पैसे का होगा? लगभग सब हो गया होगा 5 लाख के आसपास। अच्छा, कब जानकारी आपको हुई? सुबह 5:30 बजे से। पुलिस को सूचना दिए हैं? जी, पुलिस को सूचना दी है। तहरीर दी है कोई? जी, तहरीर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें छत नसीब हो सकेगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का असर धरातल पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि जालौन में जो गरीब लोग हैं उन्हें छत नसीब हुई है। तो केंद्र सरकार ने इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि इस योजना का लाभ गरीब लोगों को मिल सकेगा। अब केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जालौन के मुहाना गांव के उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जो कई सालों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। अब पक्की छत मिलने के बाद ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद अदा किया है। पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे तो बरसात में उन्हें परेशानी भी आती थी, लेकिन अब योगी जी ने और मोदी जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा बहुत अच्छा किया जो गरीब लोगों को मकान दिलाया है। वो बन रहा है, चल रहा है काम अभी। और इसके बाद सर जो हमारे गांव के प्रधान हैं, रोजगार सेवक हैं, सचिव साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी और मुख्यमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे गांव के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब वो अच्छे से अपना मकान बना लेंगे, बरसात में भी उन्हें कोई परेशानी ना आएगी। वो अच्छे से अपने बाल बच्चे सुरक्षित और वो भी सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। वीरेंद्र सिंह ग्राम प्रधान है ग्राम मोहाना के। उन्होंने बहुत अच्छा गाँव में विकास किया है। कम से कम 60 आवास इसके पहले बन चुके, 45 आवास अभी आए हुए हैं, जिसमें 14-15 आदमियों के 40,000 रुपये खाते में आकर के उन्होंने अपना बनवाया मकान। उसके बाद 70,000 रुपये कुछ लोगों के खाते में आए, जो 10,000 रुपये रह जाते हैं, मजदूरी रह जाती है, वो आने को बाकी है, वो भी आएगी गले में से। बहुत अच्छा ग्राम में विकास हुआ है। सीसी, नाली, खरंजा, जो मनरेगा जी कार्य हुआ है, बहुत अच्छे रूप से कार्य हुआ है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जर्जर सड़क लोगों की परेशानी की वजह बनी हुई है। दरअसल सड़क पर जल भराव के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आपको बता दें कि लोग जो है वाहनों को कीचड़ों से ले जाने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी इनको दुरुस्त कराने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों का हाल यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 के बराबर में बनी सर्विस रोड जर्जर हालत में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। दरअसल सड़क पर जल भराव रहता है, लोग कीचड़ वाले पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सालों से सड़कों की हालत ऐसी बनी हुई है, लेकिन किसी ने भी मामले को लेकर जहमत उठाने की कोशिश नहीं की है और आपको तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेता है, क्योंकि जब नगरपालिका से इस मामले को लेकर के बात की गई तो उनका ये कहना है कि ये इलाका उनके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं।
आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर जलभराव के हालात बने हुए हैं। जरा सोचिए, इन सड़कों से वाहनों को लेकर जाना कितनी बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से पानी में न जाना पड़े इसको लेकर के लोग किस तरह से रेलिंग के सहारे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आसाबाद चौराहे से पहले ही पड़ जाती है। क्या स्थिति है यहाँ की स्थिति है, हमेशा पानी ही मिलता है, जबकि यहाँ लाइट का फीवर है और यहाँ हर किसी की जान का खतरा भी 24 घंटे रहता है। कोई अब तक सफाई नहीं की गई है? कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इतनी भीषण गर्मी में तो भरा रहता है ये पानी, बरसात हो या ना हो, यहाँ पानी हमेशा रहता है। फिरोजाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डबल डेकर बस ने एक टैंकर में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसा मटसाना थाना इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जहां डबल डेकर बस खड़े टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सभी यात्री डबल डेकर बस में सवार होकर गुड़गांव से रायबरेली जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो बस है वो हादसे का शिकार हो गई। क्या नाम आपका? पिता का नाम? बाबूलाल। कहाँ रहते हैं? रायपुर टोली। रायपुर टोली, ये कौन से जिले में पड़ता है? रायबरेली। रायबरेली। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गुड़गांव से रायबरेली का फतेहपुर। गुड़गांव से रायबरेली आ रहे थे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? तो आप लोग किस में थे? आप लोग किस में सवार थे? बस में थे आप लोग? कितने लोग घायल हुए? पता नहीं। फिरोजाबाद से सब्जी की दुकानों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आग कैसे लगी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस अगजनी की वजह से जो दुकानों में सब्जियां रखी थी वो जलकर राख हो गई हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जी की दुकानों में यहां पर आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो फिरोजाबाद में सब्जी की दुकानों में अचानक आग लग गई। घटना सिरसागंज नगर में गांधी मंडी स्थित सब्जी मंडी की है, जहां अस्थायी सब्जी की दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना में दुकानों में रखी सब्जियां जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आपको अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ हमारे जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनके फलों पे अचानक ही कोई शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई, जिसमें उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें, जो सब्जियां होती थी वो रखी हुई थी। आग ने एक भयंकर रूप लिया और उस भयंकर रूप से एक करीब मैं समझता हूं कि 40 से 50 मीटर का दायरा जो रहा है उसमें भयंकर रूप से आग लगी। उस अल्प सूचना के आधार पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना की गई मेरे द्वारा, और फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ आके और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस आग पर काबू पाया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का भूमि पूजन का यहां पर काम किया है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया है। बता दें कि 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा, जिस पर 1699.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। तो यहां पर सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के भूमि पूजन कार्य का यहां पर गिरीश चंद्र यादव ने किया है। आपको बता दें कि 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा, जिस पर करीब 1699.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो भूमि पूजन हुआ जिस सड़क का,
इस क्षेत्र के 40-50 गाँवों के लोगों को आवागमन में भारी सुविधा होगी, सुगमता होगी। ये सड़क बन जाने से लोगों को जो कठिनाई थी, बरसात के दिनों में गड्ढे ही गड्ढे की तब्दील थी, तो सड़क बन जाने से लोगों को बहुत सुविधा होगी और लोग आने जाने में जो कठिनाई थी वो दूर हो गई है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए जो 3 बड़ी सड़कें हुई हैं, ये बड़ी सौगात है, जिसके लिए आज मैंने उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और उन्होंने दिया है 51 किलोमीटर और 51 करोड़ से ज़्यादा लागत की बन रही है। और आगे भी और सड़कों का प्रस्ताव है, वो सड़कें बनेगी। अंजुड़ी बसावट के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि कोई मजरे, कोई पूर्वी 250 आबादी के ऐसे नहीं बचेंगे जिनको हम पक्की सड़क से जोड़ नहीं देंगे। इसलिए आप देखेंगे कि विकास के काम का पहिया जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत तेजी के साथ चल रहा है और विकास के काम पूरे हो रहे हैं। जो भूमि पूजन हुआ जिस खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार ने इसके अपहरण की झूठी साजिश रची थी, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जो नटवर लाल था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण की झूठी साजिश का खुलासा कर दिया है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी 2015 को शांतापुरी निवासी राज बहादुर ने मुनखिर दयाल, शैलेंद्र और तिलक सिंह पर बेटे सुनील के अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि सुनील को उसके परिजनों ने ही योजनाबद्ध तरीके से गायब कर दिया था, क्योंकि सुनील ने नौकरी लगाने के नाम पर किसी से पैसे ले रखे थे। ऐसे ही कई कामों को लेकर सुनील ने लोगों से पैसे ले रखे थे। लोगों को पैसे लौटाने ना पड़े, इसके लिए परिजनों ने सुनील के अपहरण की झूठी साजिश रच दी। बता दें कि सुनील के खिलाफ कासगंज कोतवाली में धोखाधड़ी के 4 मुकदमे भी दर्ज थे। बता दें कि पुलिस ने मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसपी के आदेश पर 10,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। तो पुलिस की गिरफ्त में ये नटवर लाल आ चुका है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी का आरोप इस पर लगा है। इसके परिवार ने अपहरण की झूठी साजिश रची थी, क्योंकि उस शख्स ने लोगों से पैसे ले रखे थे। अब उन लोगों को पैसे ना लौटाने पड़े, इसके लिए इसके परिवार ने इसके अपहरण की झूठी साजिश रची। अपहरण के बाद हत्या का आरोप भी लगाया, लेकिन ये जो शख्स है वो किसी दूसरी जगह पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। जिसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो उसमें अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह अत्यंत खुशी की बात है कि हमारी एसओजी टीम और कासगंज पुलिस टीम के द्वारा एक अत्यंत धोखाधड़ी का मामला जो है आज उसका पर्दाफाश किया गया है। तथा कथित सुनील पुत्र राज बहादुर, जिन्होंने लोगों से नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी और उसके बाद स्वयं का अपहरण का ड्रामा रच के 5 साल से गायब थे। इनके खिलाफ थाना कासगंज में 4 अभियोग दर्ज हैं 420 के। और हमारी टीम ने, एसओजी टीम और कासगंज पुलिस टीम, दोनों टीमों ने जो है इनको बरामद किया है और इनको जो अभियोग है उनमें इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इनका चालान किया जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।